उगते सूरज की किरणें करती रोशन जग को जैसे। डर का अंधेरा है मिट जाएगा मन से ही वैसे। सारी हम सब एक हैं, घर में ही सेफ हैं। हम सब एक हैं, घर में ही सेफ हैं। हम सब एक हैं, घर में ही सेफ हैं। हम सब एक हैं, घर में ही सेफ हैं। हम सब एक हैं, घर में ही सेफ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह तीनों सेनाओं के सैन्य प्रमुख और सीडीएस बिपिन रावत के साथ लद्दाख में नियंत्रण रेखा के हालात पर की चर्चा। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, गलवान में भारतीय सैनिकों ने उच्च गौरवशाली सैन्य परंपरा का निर्वाह किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर वार्ता के लिए 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस वर्चुअल बैठक में पीएम सभी दलीय नेताओं के साथ स्थिति पर करेंगे विचार विमर्श। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपराह्न 3 बजे 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण की स्थिति और कोविड-19 महामारी से निपटने की योजना पर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग की पहली बैठक आज लखनऊ में हुई। संपन्न वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का लिया गया निर्णय। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह लद्दाख में नियंत्रण रेखा के हालात पर तीनों सैन्य प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत को सलामी देते हुए अपने ट्वीट में लिखा, गलवान में सैनिकों की शहादत बहुत परेशान करने वाली और पीड़ादायी है। हमारे सैनिकों ने अपने कर्तव्य पथ पर अनुकरणीय शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की उच्च और गौरवशाली परंपरा का
पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि राष्ट्र उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के साथ भी मेरी संवेदनाएं हैं। राष्ट्र इस कठिन घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। हमें भारत की वीरता और साथ ही साथ उनके शौर्य और साहस पर गर्व है। वहीं पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार रात को चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। सेना ने बयान जारी कर उसकी पुष्टि की है। सेना की तरफ से बयान में कहा गया कि भारतीय और चीनी सैनिक गलवान क्षेत्र में पीछे हट चुके हैं, जहां पर वे पहले 15-16 जून 2020 की दरमियान रात को भिड़ गए थे। 17 भारतीय सैनिक जो स्टैंड ऑफ लोकेशन पर ड्यूटी करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे और ऊंचाई वाले इलाके में 0 से कम तापमान में एक्सपोज हो गए थे, उनकी चोटों के कारण मौत हुई है। इसके बाद कुल मिलाकर 20 सैनिकों की मौत हुई है। भारतीय सेना राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है। और वहीं अगर एजेंसियों की बात की जाए तो उनके अनुसार सीमा पर झड़प में चीन के 43 सैनिक की या तो फिर मौत हो गई है या फिर वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और कहा कि भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर पर तनाव घटाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। हमें उम्मीद थी कि तनाव कम करने की प्रक्रिया आसानी से चलेगी, लेकिन चीन ने आम सहमति के विपरीत जाते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान नहीं किया। चीन की ओर से यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कार्रवाई के बाद ये घटना हुई है। नुकसान को रोका जा सकता था अगर चीन समझौते का पालन करता। भारत की गतिविधियां हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारतीय सीमा के भीतर रहीं और हम चीन से भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। भारत सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने भारत और चीन के बीच LAC पर हुई हिंसा और मौतों पर चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। दैनिक प्रेस वार्ता में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहयोगी प्रवक्ता ने लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प में भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों पर एक सवाल के जवाब के दौरान यह बयान दिया है। और वहीं अमेरिका पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच टकराव के बाद स्थिति पर बारीकी से नियंत्रण रखे हुए है। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि मतभेदों को शांति से हल किया जा सकता है। अमेरिका ने कहा है कि भारत और चीन दोनों ने तनाव को कम करने की इच्छा जताई है और वहीं अमेरिका भी वर्तमान स्थिति का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकाले जाने का समर्थन करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक 19 जून को शाम 5 बजे बुलाई गई है। यह बैठक वर्चुअल होगी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री सभी दलीय नेताओं को सीमा क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराएंगे और वर्तमान हालात पर चर्चा करेंगे। देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 52.47% हो गई है और अब तक 1,86,000 से ज्यादा रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मौजूदा समय में 1,55,227 संक्रमित रोगियों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की परीक्षण क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री उनके साथ राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण की स्थिति और कोविड-19 महामारी से निपटने की योजना पर चर्चा करेंगे। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल है। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत की थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए समय पर लिए गए निर्णय देश में कोविड का फैलाव रोकने में प्रभावी रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र तैयारी की पहल ने लोगों की जान बचाने में मदद की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब भविष्य में कोविड-19 के खिलाफ भारत के संघर्ष का विश्लेषण किया जाएगा तो याद किया जाएगा कि कैसे केंद्र और राज्यों ने मिलकर महामारी की रोकथाम के लिए काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने दुनिया के लिए सहकारी संघवाद का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग की प्रथम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया, जो शीघ्र ही कामगारों श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग का गठन कामगारों श्रमिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक सेवा योजन और रोजगार के अवसर सृजित करना है, जिससे कामगारों और श्रमिकों को उनकी योग्यता व क्षमता के अनुसार रोजगार दिया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह आयोग की बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण देश के विभिन्न राज्यों से प्रदेश में बड़ी संख्या में कामगार श्रमिक आए हैं, जिनमें से 34 लाख कामगारों श्रमिकों की स्किल मैपिंग की गई है और उन्हें उनकी क्षमता व योग्यता के अनुसार निरंतर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। पहली बार सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला एक आयोग आज से फंक्शनल हो चुका है और इसके फंक्शनल होने के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार, सेवा योजन और उन्हें स्वतः रोजगार को उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ हम यहाँ के निवासी या प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सेवा योजन और रोजगार के साथ या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के एक बड़े अभियान को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना काल में बेरोजगारी की मार झेल रहे प्रवासी एवं स्थानीय मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने और जल संचयन की सरकार के दिशा निर्देशों को अमली जामा पहनाने के लिए अमरोहा जिले में विलुप्त हो चुकी झील को पुनर्जीवित करने का बीड़ा जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया है। इसके तहत जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी झेल रहे प्रवासी एवं स्थानीय मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने और जल संचयन के सरकार के दिशा निर्देशों को अमली जामा पहनाने के लिए अमरोहा जिले में विलुप्त हो चुकी झील को पुनर्जीवित करने का बीड़ा जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया है। इसके तहत जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने दल बल के साथ जिले के जोया क्षेत्र के पूरनपुर गांव में पहुंचकर 300 मजदूरों के साथ स्वयं फावड़ा चलाकर योजना की शुरुआत की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सिंचाई एवं पीडब्ल्यूडी विभाग को पूरे जिले के पूरी झील के क्षेत्र को सर्वे कराने के निर्देश देते हुए कहा कि यह पूरा क्षेत्र लगभग 68 हेक्टेयर का है और इसको पूरी तरीके से झील के रूप में पुनर्जीवित कर पुराने रूप में लाना है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा अनुसार लोगों में रोजगार पैदा करने के लिए और सभी जो लोग हैं उनको जो काम करना चाहते हैं उनको काम उपलब्ध कराने के लिए पूरे जनपद में मनरेगा योजना के अंतर्गत एक व्यापक अभियान चलाया गया है, जिससे जो मजदूर प्रवासी मजदूर हैं या यहाँ के जो मजदूर हैं जो काम करना चाहते हैं उनको रोजगार मिल सके। इसमें हम सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जो हमारे तालाब हैं, नदी हैं, जल स्रोत हैं, उन पर हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करके और उन पर काम कर रहे हैं। कल एक झील है जो करीब 510 बीघा की झील है जो अपने मूल स्वरूप से परिवर्तित हो चुकी है। उसको मूल स्वरूप प्रदान करने के लिए हम लोग उसकी खुदाई करना कल शुरू किए हैं। इसी प्रकार जनपद में और भी तालाब खोदे जा रहे हैं, नदियाँ खोदी जा रही हैं।
कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी ने उच्च गुणवत्ता वाले महंगे कालीनों की जगह अब बायर सिर्फ यूज एंड थ्रो वाले सस्ते कालीन उपयोग करने पर जोर दे रहे हैं। इसमें निर्यात उद्योग को बेहतर करने की संभावना तलाश रहे हैं। इस मांग से यहां प्रवासी मजदूरों के लिए पूर्वांचल में रोजगार की संभावना बढ़ सकती है। सबसे बड़े आयातक देश अमेरिका और यूरोप की हालत कोरोना के कारण बहुत ही खराब है। वहां के लोग भविष्य को देखते हुए पैसे बचाने पर भी जोर दे रहे हैं और इसलिए हस्त निर्मित महंगी कालीनों की मांग ठप है। वहां जो समर्थ हैं वो अपने घरों में बदलाव करने के दौरान सस्ते और यूज एंड थ्रो वाले कारपेट की डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में सस्ते कारपेट की डिमांड बढ़ जाए और अगर ऐसा होता है तो उसका उद्योग को कुछ फायदा जरूर मिलेगा। तो हम लोग इस समय जो स्थिति में है वो बयां करना या उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये एक बात ये और है कि इससे कई कंट्रीज में डिमांड बढ़े भी हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कोविड की वजह से जो समर्थ हैं अपने घरों को रेनोवेट करना चालू कर दिए हैं, तो इस वजह से डिमांड कुछ बढ़े हैं, लेकिन वो हमारे लोअर नॉट्स के सेक्टर में बढ़े हैं। इसलिए जो लग्जरी कारपेट है आगे चल के उसका डिमांड कम होगा, जो कि लगभग 2 साल तक चलता रहेगा, और लोअर नॉट्स के जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि लोग ये भी चाहेंगे कि ऐसे कारपेट को यूज़ करें जो कुछ दिन बाद यूज़ एंड थ्रो कर सकें। क्योंकि प्रभाव तो बहुत बड़ा है। एक तो हेल्थ रिलेटेड है। अगर वो जो बुनकर हैं उनको कोरोना वायरस होता है तो उनका काम नहीं होगा। एक तो ये समस्या है। दूसरा है जो हमारे वर्कर हमारे यहाँ हैं, अब उनको पास 6 फुट की जगह चाहिए एक आदमी बैठने के लिए, वो संभव कहाँ है। कोशिश कर रहे हैं तो कम लोगों से ज़्यादा टाइम उनको लग रहा था वो गलीचा तैयार करने का, क्योंकि 6 फुट की जगह नहीं। तो वर्किंग तो विषम परिस्थितियों के इस दौर में जहां वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरे देश में विद्यालय बंद हैं, तो वहीं प्राइवेट स्कूलों में हो रही ऑनलाइन पढ़ाई की तर्ज पर बाराबंकी जिले के परिषदीय विद्यालयों में भी ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा की अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए जिले के त्रिवेदीगंज ब्लॉक अंतर्गत ज्ञानमती खेड़ा विद्यालय की शिक्षिका महिमा सिंह द्वारा विद्यालय बंद होने पर भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल द्वारा स्कूल के बच्चों को घर से व्हाट्सएप ग्रुप पर पढ़ाई करा रही हैं। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी संजय शुक्ला ने बताया कि इस कोरोना संक्रमण के दौरान विकासखंड त्रिवेदीगंज के सभी शिक्षकों द्वारा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। हमारे विकासखंड की शिक्षा से संबंधित कई योजनाएं पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आई हैं। वीईओ सर है श्री संजय शुक्ला सर और जो सागर सिंह है, इन सर है, इन सबके कुशल मार्गदर्शन में ये सारे काम चल रहे हैं, ताकि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है कि वो मार्च 2022 तक अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। और ये जो ऑनलाइन टीचिंग है ये इसलिए है ताकि हम बच्चों से निरंतर टच में बने रहें, उनकी जो शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कर सकें। यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको वो वीडियोस अपलोड कर दिए जाते हैं कि वो आराम से अपने घर में देख सकें जब उनके पास टाइम हो, इंटरेक्ट हो सके। तो मेन उद्देश्य बच्चों की शिक्षा ही है। विकास क्षेत्र त्रिवेदीगंज में सभी जगह पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ से विकास क्षेत्र से जो हमने अपनी कार्य योजना स्टेट लेवल पे सबमिट की थी वो प्रदेश में प्रथम स्थान पे आएगी। विकास क्षेत्र त्रिवेदीगंज प्रथम स्थान पर ही प्रेरक ब्लॉक के रूप में चयनित है। हमारे सारे विद्यालय सितंबर और अक्टूबर 2020 तक ही प्रेरक ब्लॉक होंगे। यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो दिसंबर तक हर हालत में हमारे जो हैं वो प्रेरक ब्लॉक होंगे। निश्चित रूप से जिस हिसाब से हमारे यहाँ इस वक्त वेबिनार चल रहा है उसमें सारे शिक्षकों की प्रतिभागिता हो रही है, उससे आप ये जान लीजिए कि निश्चित रूप से एक क्रांति तैयार हो गई। हमारे सभी संकुल शिक्षक गठित हो गए हैं और हम निश्चित रूप से प्रेरणा लक्ष्यों को पूरा करेंगे। मेरा नाम उत्कर्ष सैनी है। लॉकडाउन के चलते हमारा सभी का स्कूल बंद है, इसलिए हमारी स्कूल की महिमा मैम हमें यूट्यूब या ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। इस फोन के माध्यम से मैं घर पे हर रोज आराम से बैठ के पढ़ता हूँ।
प्रदेश में जब से लॉकडाउन लगा है, सरकारी कार्यों में शिथिलता आ गई है, जिसका खामियाजा प्रदेश के विकास पर पड़ रहा है। सभी प्रशासनिक व कार्यदायी संस्थाओं के काम ठप पड़े थे। इन्हीं को गति देने के लिए लखनऊ कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने आज जनपद उन्नाव मुख्यालय के विकास भवन स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कमिश्नर मेश्राम ने रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया। जल प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन, वृक्षारोपण व प्रवासी श्रमिकों के रोजगार पर कमिश्नर ने विशेष काम करने के लिए अधिकारियों से कहा। मुकेश मेश्राम ने बताया कि सरकार आम आदमी तक योजनाएं पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री की आकांक्षा पर पूरा उतरना है। हमें मिलजुल कर काम करना है। काम करना चाहिए। जो दो काम हम लोगों ने कहा है, एक तो खास तौर पे जो शहरी एरिया है उसमें वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो, इसके लिए नालों की समय पे सफाई करा लें। दूसरी, जो तटबंध होते हैं उन तटबंधों को दुरुस्त करा लें, नदियों के, नालों के। और मुख्य रूप से जो यहाँ पर गंगा नदी के तट की पूरी एरिया में जिसका ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं, उनको जल जमाव और उसमें इस जल स्तर में वृद्धि के समय कैसे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करके दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना, न केवल उसमें लोग, पशु, उनके सारे और भी जो साधन है, संसाधन है, उन सबको ले जाना। फिर टाइम पर अगर कहीं कोई फंस गया है तो इसका इवैक्यूएशन प्लान, ये सारा का सारा मसला होता है। फिर जो बाढ़ से ग्रसित लोग होते हैं उनको राहत की व्यवस्था। कोविड-19 के इस विषम दौर में अतिवादी तत्वों द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी न की जा सके, इसके मद्देनजर सोनभद्र पुलिस, अर्धसैनिक बल और पीएसी की टुकड़ियों ने जंगलों में सघन कॉम्बिंग शुरू कर दी है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से घिरे सोनभद्र जिले की सीमाएं जंगली और पहाड़ी हैं, जिससे इन रास्तों से आवागमन को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। 2 दिन पूर्व सोनभद्र की सीमा पर बिहार प्रांत में लैंड माइंस पाए जाने और उसे डिफ्यूज किए जाने की घटना से चौकसी और भी बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ और पीएसी के साथ कॉम्बिंग का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि लैंड माइंस की इस घटना से हम लोग पूरी तरीके से सजग और सतर्क हैं। कॉम्बिंग और बढ़ाने के साथ साथ हम अब अपने जवानों को लैंड माइंस की पहचान और उन्हें डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हमारे जनपद से जिसकी सीमा लगी हुई है और राज्य बिहार है, वहाँ के थाना चूटिया चौकी यदुनाथपुर में जो कॉम्बिंग पार्टी गई थी, जो सीआरपी और वहाँ की लोकल पुलिस की, उन्होंने एक पुलिया के नीचे एक लैंडमाइन डिस्कवर करी, जिसको उन्होंने तत्क्षण वहीं पर उसको निष्क्रिय कर दिया। इस संबंध में हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं कि कॉम्बिंग और सघन कर दी है, ताकि किसी प्रकार की नक्सल गतिविधि हमारे एरिया में ना होने पाए। और हमारे जो आरक्षी हैं, सिपाही हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस प्रकार अगर कोई लैंडमाइन प्राप्त होती है तो उसमें कैसे उसको पहचानना है और उसको कैसे निष्क्रिय करना है। और अब खबर गोंडा से है, जहां फर्जी दस्तावेज लगाकर दूसरों को नौकरी दिलाने के मामले में यूपी एसटीएफ और कोतवाली नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र आनंद और रामनाथ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया कि अनामिका ने नगर कोतवाली में एक रिपोर्ट लिखाई है, जिसमें उसके शिक्षक दस्तावेज पर कई लोगों द्वारा नौकरी की जा रही है। प्रकरण में गोंडा और एसटीएफ के सहयोग से पुष्पेंद्र आनंद व रामनाथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ये 3 शिक्षा विभाग में नौकरी करते हैं। इन्हीं लोगों द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है। ये अनामिका शुक्ला ने एक तहरीर दी थी कोतवाली नगर गोंडा के अंतर्गत कि उसके प्रपत्रों का, शैक्षणिक अभिलेखों का उपयोग करके कई लोगों ने नौकरी प्राप्त कर ली है, कई लड़कियों ने नौकरी प्राप्त कर ली है फर्जी अनामिका होगी। तो इस में एसटीएफ प्लस गोंडा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम पुष्पेंद्र सिंह, आनंद और रामनाथ है। ये शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और ये लोग जो है दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक पद की नौकरी दिला देता था। ये गैंग थे और यही लोग इसमें मुख्य अभियुक्त हैं। तो इनकी गिरफ्तारी करके इनको न्यायिक हिरासत में भिजवाया गया।
खबर एटा से है, जहां उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद एटा जिले में शासन के निर्देश के बाद बीएसए ने शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्रों समेत विभिन्न कागजातों की जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, एक नाम और एक ही पैन कार्ड पर 2 जिलों में हो रहे वेतन भुगतान के मामले का खुलासा भी बीएसए संजय कुमार ने किया है। जिले के शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं का शासन से निर्देश मिले हैं। वेरिफिकेशन कराने के बाद शिक्षकों को सैलरी जारी की जाती है। वेरिफिकेशन में कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी गहराई से जांच की जा रही है। इसमें पुनः सभी कार्यरत अध्यापकों की एक एक कर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। इसमें जो भी फर्जी पाया जाएगा उसको बर्खास्त कर उसका वेतन की रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। शासन का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसमें हम लोग जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे पैन नंबर हो, चाहे आधार नंबर हो और पुलिस वेरिफिकेशन हो, इसके साथ ही साथ हम लोग इनके जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, बहुत सारे जो ऑनलाइन होने हैं सत्यापन, उनका ऑनलाइन सत्यापन कराया जा रहा है और जो ऑफलाइन सत्यापन होने हैं उनको भी हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों का भेज दिया है सत्यापन के लिए। और ये सत्यापन करीब महीने दिन के अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। और इस पर जो भी इसमें जो भी हम लोगों के इसमें असत्य पाया जाएगा या फर्जी पाया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। हमने जो कार्रवाई 120 लोगों के खिलाफ तो बहुत पहले ही कर दिया था। इसमें सारे लोग स्टे ले आए थे, लेकिन इसके बाद कोर्ट में लगातार माननीय उच्च न्यायालय में लगातार सुनवाई हुई इसकी। इसके बाद 2853 लोगों की वहाँ से एक सूची जारी हुई है, जिसमें से प्रत्येक जनपद को यह निर्देश दिया गया था कि इसमें से अपने जनपद में जो SIT जांच में जो टीचर हैं उनको आइडेंटिफाई करना था। इसमें हमारे जनपद में 5 लोग मिले हुए हैं। बाकी सूची अभी जारी होनी है, उसमें से जो भी हम लोगों के यहाँ मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। 5 जो शिक्षक मिले हैं इनको बहुत पहले हमने FIR भी करा दिया था और टर्मिनेट भी कर दिया गया था और इसके बाद इनकी रिकवरी का भी आदेश लेखाधिकारी को जारी कर दिया गया। गर्मी में सिंचाई व भीषण पेयजल संकट से जूझने वाले बुंदेलखंड के चित्रकूट धाम मंडल के चारों जनपदों के लाखों लोगों की जल से प्यास बुझाने के साथ साथ लाखों एकड़ भूमि को सिंचित करने वाली मंडल की 12 नदियों एवं 239 सकरी नदियों के अस्तित्व को संरक्षित करने व जल की उपलब्धता अनवरत बनी रहे, इसके लिए मंडलायुक्त गौरव दयाल ने चारों जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट में अविरल जल अभियान वर्ष 2020-21 की शुरुआत की है, जिससे लाखों लोगों को पेयजल के साथ ही खेतों को सींचने के लिए पानी मिलेगा। और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता मनरेगा योजना के अंतर्गत हजारों प्रवासी श्रमिकों सहित स्थानीय जॉब कार्ड धारक को बड़े स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध होगा। इसी कड़ी में जनपद चित्रकूट में जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने डिलौरा ग्राम पंचायत से अविरल जल अभियान योजना का शुभारंभ फावड़ा चलाकर किया। उन्होंने कहा कि अविरल जल अभियान योजना बुंदेलखंड की सूखी धरती को पानीदार बनाने के साथ हजारों लोगों को रोजगार देने में भी कारगर होगी। हम लोग अपने जनपद में मंडलायुक्त महोदय की इच्छा के अनुरूप अविरल जल अभियान भी शुरू किया है आज, जिसमें कि जो नदी नाले हैं जो सूखे हुए रहते हैं हमेशा, जिनमें पानी नहीं रहता, जल नहीं रहता, उनको सबको हम लोग मनरेगा के अंतर्गत उनकी खुदाई कराएंगे ख़ास तौर पे। और हम प्रयास करेंगे कि ऐसे सभी नदी और नालों में, तालाबों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सके। हमीरपुर जिले से 33 किलोमीटर दूर मौदहा तहसील के लदार गांव में टिड्डी दल के हमले का प्रकोप देखने को मिला। गांव में टिड्डी दल पहुंचने की सूचना पर पहुंची कृषि विभाग और केंद्रीय टीम ने मिलकर टिड्डी दल पर दवा का छिड़काव कर नियंत्रण पाया। फिलहाल टिड्डी दल से किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। टिड्डी दल से बड़े पेड़ों को हल्के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। टिड्डी दल से बचाव के पहले ही कृषि विभाग किसानों को निर्देश जारी कर चुका है। टिड्डी दल से बचाव के लिए कृषि विभाग और केंद्रीय टीम पहले से ही तैयारियां कर चुकी हैं। पड़ोसी जनपदों में टिड्डी दल के हमले के बाद ये टीमें पूरी तरीके से सतर्कता बनाए हुए थीं और किसानों को भी टिड्डी दल के हमले से अलर्ट कर दिया गया है। टिड्डी दल के हमले से अभी तक किसानों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। चिन्हित की गई। तत्काल हम लोग तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें अग्निशमन की गाड़ियाँ और केंद्रीय टीम
के संयुक्त उस कार्रवाई से निरंतर दवा का रात्रि में भी छिड़काव किया गया और सुबह भी केंद्रीय टीम ने आकर उसको छिड़काव किया है, जिससे कि टिड्डियों को काफ़ी नियंत्रित किया गया। कल या परसों से हम चरी और हरी सब्जियां बोने के लिए तैयार हैं। उसमें जो टिड्डी आती है तो उसको कृषि विभाग द्वारा जागरूक होकर मतलब भगाने की कोशिश करनी है। और ये घिया, तरोई, कद्दू, लौकी और करेला में हानिकारक है। चरी हरी जो चारा के लिए बोई गई है उसमें जो है नुकसानदायक उतना नहीं होती जितना मतलब इनमें सब्जियों में होती है। केंद्र सरकार की 17 लाख सोलर लैंप योजना से समूह की जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत फतेहपुर जिले में समूह की महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण लेकर सोलर शॉप व रिपेयरिंग सेंटर खोले गए हैं, जो इन महिलाओं की आजीविका का साधन बन रहा है। इससे वह न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं बल्कि गांव के विकास में भागीदार भी बन रही हैं। सोलर रिपेयरिंग कर रही समूह की महिलाओं ने बताया कि गरीबी के कारण मजदूरी के काम में उलझे रहते थे और पैसों के लिए मोहताज थे। सोलर प्रशिक्षण लेने के बाद सोलर शॉप की दुकान रखी, जिसमें 400-500 रुपए प्रतिदिन कमा लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से करवा रहे हैं और अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। कि समूह में जुड़ने से बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आती है और हमको घर से निकलने का मौका मिलता है। तो इस वजह से फिर हम समूह में जुड़े। फिर हमारी शालिनी दीदी ने हमको एक दिन समझाया कि समूह में जुड़कर देखो कितना काम रोजगार आ रहा है आजीविका से, और जुड़कर कुछ करने की मतलब आगे की ये उन्नत आपको प्रदान करेगी। तो इस वजह से हम समूह में जुड़े। फिर हमको ये 17 लाख सौर ऊर्जा का असेंबली में लैंप बनाने का काम मिला और फिर इसके बाद हमने सोलर शॉप की दुकान रखी। उससे हमें 350-400 तक की रोज़ की आमदनी हो जाती है दिन की, और हमें किसी के सामने मजबूर नहीं होना पड़ता, ना ही अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के सामने किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। बहुत गरीबी से हो रहे, पहले समूह में नहीं थे और गरीबी के कारण हम लोग को कुछ कार्य नहीं मिलता था। मजदूरी, मेहनत, घर के किसानी, इसी में हम लोग उलझे रहते थे। हम लोग यहाँ से अपना जैसे 700-800 का काम आया हमारा मिलता। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत में विश्व योग दिवस को भव्य रूप से मनाया जाता है। इस बार योग दिवस मनाने के लिए प्रदेश के वाराणसी में आरएसएस के युवा स्वयंसेवक भी पूरी तरीके से तैयार हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। त्रिकोणासन, भुजंगासन, शशांकासन, कितने ही आसन हैं जो करके यहाँ पर स्वयंसेवक संघ की जो ये विश्व संवाद केंद्र है, यहाँ पे प्रशिक्षक कुश पांडे से सीख रहे हैं। अपने गलियों में, अपने मोहल्ले में लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको ये सिखा रहे हैं सामाजिक दूरी बनाते हुए, मास्क लगाकर। इस अनलॉकडाउन 1 में लोगों की प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, साथ ही योग दिवस जो कि भारतवर्ष में, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से जो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए भी ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इस बार सार्वजनिक स्तर पर इतना बड़ा आयोजन नहीं होना है, तो ये सारे लोग अपने अपने घरों में, इस तरह के हॉल में, और जो भी इस तरह के स्थान जहाँ पे सामाजिक दूरी बनाते हुए और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हुए योग दिवस मनाने की तैयारी है। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, विश्व संवाद केंद्र, वाराणसी, डीडी न्यूज। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।